प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार को आमने सामने बैठाकर घंटों पूछताछ की। कई अहम जानकारियां मिली। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज हो रही जांच। प्रत्याशी 10 और 11 मई तक नाम ले सकेंगे वापस। विधायक बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में वर्चुअल माध्यम से हो रही है सुनवाई। और रांची में साइक्लोन असानी का दिखेगा आंशिक असर। 11 से 13 मई तक हल्की बारिश की उम्मीद। इस वर्ष झारखंड में सामान्य रहेगा मॉनसून। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय के समन पर रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे अभिषेक झा से ईडी के अधिकारियों ने कल करीब 12 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक झा और सीए सुमन को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की। इससे पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। बताया गया है कि इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे 60 से अधिक सवाल किए। रात करीब 9 बजे अभिषेक झा ईडी कार्यालय से बाहर निकल गए। वहीं ईडी के अधिकारी सीए सुमन को रिमांड पर लेकर 5 दिनों तक पूछताछ करेंगे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को शपथ दिलाई। इनमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं। I, Sudhanshu Dhulia, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं का शुभारंभ किया था। ये योजनाएं जनता को किफायती दरों पर बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही हैं। आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी, जिसके आज 7 साल पूरे हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि इन तीनों जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा और पेंशन तक आम आदमी की पहुंच को संभव बनाया है। पिछले 7 वर्षों में इन योजनाओं में पंजीकृत और इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या इनकी सफलता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर राजधानी रांची के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि वो कृषि प्रधान देश भारत के आम नागरिक को किस तरह समाज में मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं, प्लस उनके ऊपर जो लायबिलिटीज है उसको कैसे कम करेंगे। जीवन बीमा योजना में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 12 रुपये का प्रीमियम है, तो और अटल पेंशन योजना भी गरीब जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए एक बड़ा योजना है। मजदूर के लिए, किसान के लिए अटल पेंशन योजना भी एक बहुत बड़ी योजना है। तो निश्चित तौर पर ये उसी उद्देश्य के साथ है
कि आने वाले दिनों में भारत के आम आदमी को हम लोग कैसे सशक्त। ये तीनों योजना जो है ये मतलब भारत के लोगों के लिए बहुत लाभकारी योजना है। और ख़ास करके जब अटल पेंशन योजना की हम बात करते हैं तो इस कम पैसे में 220 रुपये में जो दिया जा रहा है, सुरक्षा दिया जा रहा है, इसी बीमा को अगर हम प्राइवेट कंपनी से लेंगे तो कम से कम 2000 रुपये से ज़्यादा लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि 220 रुपये में मात्र काफ़ी अच्छी सुविधा दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है वो योजना सभी गरीब निचले वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी हुआ है। अब एक गरीब 12 रुपये में तो अपना प्रीमियम नहीं भर सकता था, अपना ये नहीं कर सकता था इंश्योरेंस, लेकिन उस अकाउंट से जोड़कर प्रधानमंत्री द्वारा उसको 12 रुपये में इंश्योरेंस मिला, उसको लाभ मिल रहा। अटल पेंशन योजना जो 60 साल से वृद्ध व्यक्ति है उन लोगों को भी अटल पेंशन योजना के द्वारा प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जोड़ा गया, उन्हें भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि 7 साल पूरे हो चुके हैं, सफलतापूर्वक ये योजना चल रही है। मैंने खुद देखा है, समाज में मैं रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि लोग के अंदर ऐसी चाहत थी कि ऐसा कुछ आए जो कि उनका बुढ़ापा का सहारा बने। ठीक है, तो ये जो अटल पेंशन योजना है ये सही में बुढ़ापे का लाठी बन के साबित हुआ है और प्रधानमंत्री जी का हमेशा से शुरू से यही रहा है। जो हमारा अंतिम व्यक्ति है, कतार में जो सबसे अंतिम व्यक्ति, उस तक हर योजना का लाभ पहुँचे। अगर बीमा का लाभ अगर किसी को मिल पा रहा है तो इन्हीं 7 सालों में मिला है। लोगों के बीच में पहले बीमा के लिए एक अलग इम्प्रेशन था, इतना पैसा लगेगा, ऐसे होगा। आज इतने कम रुपये में अगर किसी का बीमा हो जा रहा है, सभी गरीब वर्ग इससे बहुत खुशी हैं। और हम लोग अपने क्षेत्र में भी देखते हैं कि लोगों को इस चीज़ के प्रति कि भाई हमारा 12 रुपया 10-12 रुपये में अगर किसी का बीमा हो रहा है, इससे बढ़िया आज के समय में। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3207 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3410 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। सात नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3410 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.82% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.95% दर्ज की गई। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 2 नए मरीजों में पहला देवघर और दूसरा धनबाद से है। राज्य में फिलहाल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 37 है। इनमें रांची के 21 सक्रिय मरीज शामिल हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,90,34,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। अतुल गोयल जी, रामचंद्रन जी, डॉक्टर लाल, सभी एचओडी, फैकल्टी, स्टूडेंट भाई बहनों, आज हमने एक आईपीडी ओपीडी ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ है। हॉस्पिटल की सुविधा और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सुविधा उससे बढ़ेगी। उसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्षों तक मरीजों की सेवा करने के लिए, पेशेंट की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में काम में आएगा।
जैसा भारतीबेन बता रही थी, देश में डॉक्टर की भी आवश्यकता है और डॉक्टर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है। जब हम टोकन में सोचते हैं और कई बार निर्णय एक टाइप का होता है कि चलो भाई सीटें बढ़ाना है, कॉलेज में सीटें बढ़ा दी, डॉक्टर बन के बाहर आए, तो डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल है क्या, हेल्थ एक्सेसिबल है क्या, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? मोदी गवर्नमेंट की एक यही विशेषता है कि हम जो भी करते हैं वो कभी टोकन नहीं करते, टोटल में हमेशा सोचते हैं। और जब टोटल करते हैं तब एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने की आवश्यकता होती है। होलिस्टिक अप्रोच तब बनेगा जब उसके लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ऐसा होता था कि कार्य योजना बनती थी लेकिन 5 साल के लिए बनती थी। कोई सरकार आई, हम मंत्री बने तो हम मंत्री 5 साल के लिए। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के जीमा चटकपुर गांव में आपसी विवाद में भाजपा के बूथ अध्यक्ष रतन महतो की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना को पारिवारिक जमीन विवाद में अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शूटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। उम्मीदवार कल और परसों अपने नाम वापस ले सकेंगे। चौथे चरण में राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में 18,920 पदों के लिए 27 मई को मतदान होगा। इनमें जिला परिषद के 159, पंचायत समिति सदस्य के 1,487, मुखिया के 1,299 और ग्राम पंचायत सदस्य के 15,875 पद शामिल हैं। देश का सबसे बड़ा आईपीओ कहे जा रहे भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के आवेदन का आज अंतिम दिन है। है एलआईसी के निर्गम को पेशकश खत्म करने के एक दिन पहले यानी कल तक 1.79 गुना अभिदान मिल चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान की शुरुआत की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा रांची में रविवार को आत्मनिर्भर किसान अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत किसानों को जैविक और यौगिक खेती के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्रशासिका ब्रह्म कुमारी निर्मला ने कहा कि अधिक उपज लेने के लिए हम लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते रहे, जिससे भूमि की उर्वरता क्षीण होती चली गई। साथ ही उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आज जो हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं, खाद बनाते हैं, उपजाऊ खेती हो, अधिक फसल हो, उसके लिए तो उससे फसल तो अधिक हुई, कई अनुसंधान उसके लिए हुए, फसल बहुत हुई, लेकिन किसानों ने उसको अपनाया भी अधिक फसल होने के कारण, परंतु उससे जो धरती की उपजाऊ शक्ति थी वो कम होती चली जा रही है। मौके पर मौजूद सहायक कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि हमें अगर स्वस्थ रहते हुए कृषि भूमि की सेहत को भी बचाना है तो हमें परंपरागत जैविक खेती की ओर लौटना होगा। जो उपज है उसकी वो स्वास्थ्य से भरे हुए हो, खाएं हम तो उसको शरीर में भी लगे, हमें किसी तरह की बीमारी न हो। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़ी बालिकाओं द्वारा आकर्षक नृत्य नाटिका के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण का संदेश दिया गया।
खेती को अपनाएं, अपने खेतों को बचाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस दौरान सभी क्षेत्रों में देश की उन्नति का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान भी उसी की एक कड़ी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में आज विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले 6 मई को भी स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल मामले की सुनवाई हुई थी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 3-4 दिनों से बादल और कहीं कहीं बारिश के कारण गर्मी से राहत मिल रही है। अंडमान की ओर से आ रहे आसानी साइक्लोन इस राहत को और बढ़ाने वाला है, लेकिन इसका आंशिक असर झारखंड में रहेगा। हालांकि समुद्र में ही साइक्लोन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, फिर भी इसके असर से 11 मई की शाम से 13 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। वहीं इस वर्ष मानसून के भी सामान्य रहने की संभावना है। पास ये वहां से वापसी 3 घंटे बाद इसकी जो तीव्रता है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगी और धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा। तो लैंडफॉल जैसे होता है, लैंडफॉल में बहुत ज्यादा जैसे डिस्ट्रक्शन होता है, ज्यादा जान माल का नुकसान होने का खतरा रहता है, वो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे नहीं हो। लेकिन सतर्क किया जा रहा है कि जो मछुआरे हैं जो समुद्र में जाते हैं उनको मना कर दिया गया है, अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी बताया जा रहा है क्योंकि बारिश और हवा तो रहेगी एकदम, अगर लैंडफॉल नहीं भी हो, लेकिन उसके चलते इतना बड़ा जो सिस्टम तैयार हुआ है उसके चलते हवा और जो उसके चलते जो हवा के साथ साथ जो बारिश होती है, तीव्र बारिश, वो रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा लोगों को चेताया गया। और ये जो अभी अब आपने जगह बताई, इन सभी जगहों पे खासतौर से उड़ीसा के आसपास के इलाकों में भी, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ आंध्र प्रदेश की तरफ भी इन जगहों पे भी अलर्ट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खासा चौकस है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि साइक्लोन आए हैं, लेकिन इस साल का ये पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसलिए सारी जो तैयारी है उस पर एक तरह से पूरा जोर दिया जा रहा है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कुल 68 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जहाँ पे हर स्टेट से 2-2 एथलीट आते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत एथलीट है। जैसे 100 मीटर्स में 200 एथलीट आए थे जब 100 मीटर की हुई थी, तो हर स्टेट से 5, 10, 15 सब आ सकते हैं। तो ये जो हमको डेप्थ क्रिएट करना है, जो एक बेंच तैयार करना है, समझ गए, जो सब्स्टिट्यूशन बेंच होता है वो क्रिएट करना है। और इसमें दोनों मेंस एंड विमेन, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी के हैं लोग। जो रिकॉर्ड्स में मैं चेक कर रहा था तो 12 साल बाद ये एक नेशनल इवेंट एथलेटिक्स फेडरेशन के अंडर, उनके बैनर के अंडर में यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। मुझे खुशी है कि एटलीस्ट ये जो एथलेटिक्स का इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करते हैं यहाँ पर। हमारी अकेडमी भी एक है एथलेटिक्स का, और इसके तहत हम लोग चाह रहे थे कि एथलेटिक्स को भी आगे बढ़ाएं। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 91 रन से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। चेन्नई ने डेवॉन कॉनवे के 87 और ऋतुराज गायकवाड़ के 41 रनों की बदौलत 208 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। दिल्ली की तरफ से एंड्रिक नॉटजे ने 3 और खलील अहमद ने 2 विकेट लिए। इससे पहले दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का
फैसला लिया था। दिल्ली कैपिटल्स ने 17 ओवर और 4 गेंदों में केवल 117 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से मोइन अली ने 3 और मुकेश चौधरी, डव्याने ब्रेवो और सिमरजीत सिंह ने 2-2 विकेट लिए। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 192 रन बनाए। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था, मैं गोखले से मिला। वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी। तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था। हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांघ नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए सजग कार्यकर्ता भवानी दयाल सन्यासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मई 1950 को हुआ था। उन्होंने प्रवासी जैसे भारत से संबंधित अनेक अखबारों का संपादन किया। उन्होंने महात्मा गांधी के भी साथ सहयोग किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। वो आर्य समाज में भी सक्रिय रहे। भवानी दयाल ऐसे परिवार से संबंधित थे जो बंधुआ मजदूर के रूप में बिहार के आरा जिले से दक्षिण अफ्रीका चला गया था। उनके पिता बाबू जयराम सिंह और मां मोहिनी देवी 1884 में स्वतंत्र नागरिक बने और जोहानिसबर्ग में बस गए। वहां भवानी दयाल का जन्म हुआ। दयाल ने 1913 में प्रतिरोध आंदोलन में गांधी जी के साथ सहयोग किया। उन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। भवानी दयाल ने 1921 में भारतीयों को ब्रिटिश गयाना भेजने की ब्रिटिश योजना का विरोध किया। दयाल ने बिहार में अपने गांव बहुआरा में 1926-27 में प्रवासी भवन स्थापित किया, जिसमें पुस्तकालय और विद्यालय भी था। 1930 में वो भारत में नमक सत्याग्रह में शामिल हुए और फिजी में दिए गए भाषणों सहित अन्य भाषणों के लिए 29 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। भवानी दयाल मृत्यु पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे और 1950 में उन्होंने ये नश्वर संसार हमेशा के लिए त्याग दिया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण मुर्मू, बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टूडू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 9 मई 1943 को गिरफ्तार किया गया था। वे तीनों झारखंड के संथाल परगना के डुमरिया गांव के निवासी थे। उन्होंने लाठी प्रहार आंदोलन में भी भाग लिया। नजरबंदी के दौरान इन तीनों का निधन हो गया। भारत के इन महान सपूतों नारायण मुर्मू,
बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टुडू को हमारा शत शत नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। सर्व करना सिखाया। उन्होंने शिक्षा, सीखने और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। हम भारत के लिए उनके विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है, आइए देखते हैं। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही। यदि को भी एक चलही, यदि गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नुतोन जोगेर फोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो, सोचिए ये कितना बड़ा मंत्र है, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। जब इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे सामने है तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DTK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार को आमने सामने बैठाकर घंटों पूछताछ की। कई अहम जानकारियां मिली। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज हो रही जांच। प्रत्याशी 10 और 11 मई तक नाम ले सकेंगे वापस। विधायक बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में वर्चुअल माध्यम से हो रही है सुनवाई। और रांची में साइक्लोन असानी का दिखेगा आंशिक असर। 11 से 13 मई तक हल्की बारिश की उम्मीद। इस वर्ष झारखंड में सामान्य रहेगा मॉनसून।